हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BPAE 102 इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। यह क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 5, ब्रिंग आउट द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस ड्यूरिंग मुगल पीरियड। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि मुगल समय में न्याय व्यवस्था कैसे चलती थी, क्या क्या खास बातें थी, कौन लोग जिम्मेदार थे और इस्लामिक और स्थानीय कानून का क्या रोल था, ये सब एक्सप्लेन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। मुगल काल की प्रशासन व्यवस्था काफी सेंट्रलाइज्ड थी और न्याय व्यवस्था उसका एक मुख्य हिस्सा थी। बादशाह को न्याय का स्रोत माना जाता था और उसकी आखिरी अथॉरिटी थी सभी लीगल मैटर्स में। शरिया कानून के साथ साथ स्थानीय परंपराओं को भी सिविल मैटर्स में मान्यता दी जाती थी। रूलर्स के लिए न्याय देना एक मोरल और पॉलिटिकल ड्यूटी थी। मेन बॉडी। 1. बादशाह का केंद्रीय भूमिका। मुगल सम्राट सबसे बड़ा न्यायाधीश माना जाता था। उसके पास अंतिम फैसला देने का अधिकार होता था। वो काजी और अन्य जुडिशियल ऑफिसर्स की नियुक्ति भी करता था। 2. कानून के स्रोत और प्रकार। मुख्य रूप से इस्लामिक शरिया कानून लागू होता था। हनफी स्कूल का अनुयायी कानून सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता था। हिंदुओं और अन्य धर्मों के लिए उनकी पर्सनल लॉज का पालन किया जाता था। 3. जुडिशियल व्यवस्था और अधिकारी। केंद्रीय स्टार पर काजी उल कुज्जत होता था जो मुख्य काजी होता था। सुबह में प्रोविंशियल काजीज होते थे और नीचे के स्टार पर डिस्ट्रिक्ट और विलेज काजीज काम करते थे। कोतवाल और मुहत्तासिब भी कानून व्यवस्था और मोरल पुलिसिंग में लगे होते थे। 4. सिविल और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। सिविल न्याय में प्रॉपर्टी, विवाह, विरासत जैसे मामले आते थे। क्रिमिनल न्याय में कठोर सजाएं होती थी जैसे दंड, कैद, हाथ काटना या मौत। प्रतिबंधित घटनाओं पर उदाहरण बनाने के लिए कड़क एक्शन लिया जाता था। 5. कोर्ट प्रोसीजर और रीति रिवाज। ओरल गवाही को काफी महत्व दिया जाता था। काजी कोर्ट में निर्धारित समय पर केस सुनता था। फैसले लिखित रूप में पर्शियन भाषा में किए जाते थे। जजेस को इम्पार्शियल और रिलीजियस लॉ में एक्सपर्ट होना जरूरी था। 6. नॉन मुस्लिम्स और सामाजिक वर्ग के लिए न्याय। नॉन मुस्लिम्स को उनके पर्सनल लॉज के अनुसार न्याय मिलता था। गांव की पंचायत छोटे मामले सुलझाने के लिए होती थी, परंतु लोअर कास्ट और महिलाओं के साथ बियास भी देखने को मिलता था। 7. मुगल राज में न्याय का महत्व। मुगल्स न्याय को अपने शासन की लेजिटिमेसी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा मानते थे। जैसे अकबर ने कई रिफॉर्म्स किए जैसे लॉ का ट्रांसलेशन और हिंदू ऑफिसर्स की नियुक्ति। न्याय के माध्यम से पॉलिटिकल कंट्रोल और ऑर्डर बनाए रखने में मदद मिलती थी। कंक्लूजन। मुगल समय की न्याय व्यवस्था इस्लामिक कानून और देसी परंपराओं का एक संवेदनशील मिश्रण थी। इन्होंने रिलीजियस और सोशल डाइवर्सिटी का ध्यान रखते हुए व्यवस्था चलाई। कुछ कमियां होते हुए भी इस व्यवस्था ने भारत के फ्यूचर लीगल सिस्टम की नींव रखी। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6, डिस्कस द मेन प्रोविजंस ऑफ मॉली मिंटो रिफॉर्म्स 1909। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें मॉली मिंटो रिफॉर्म्स ऑफ 1909, जिसे इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 भी कहा जाता है, के मुख्य फीचर्स को एक्सप्लेन करना है। आपको बताना है कि इन रिफॉर्म्स के जरिए ब्रिटिश ने इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या बदलाव किया। आंसर। इंट्रोडक्शन। मॉली मिंटो रिफॉर्म्स 1909 के इंडियन काउंसिल्स एक्ट को रिफर करता है, जो लॉर्ड मॉली, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, और लॉर्ड मिंटो, वाइसरॉय ऑफ इंडिया, के नाम पर था। ये रिफॉर्म्स मेनली इसलिए लाए गए थे क्योंकि बंगाल पार्टीशन के बाद देश में पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ गई थी। इनका उद्देश्य ब्रिटिश रूल में इंडियंस को गवर्नेंस में थोड़ा पार्टिसिपेशन देना था, लेकिन काफी लिमिटेड तरीके से। मेन बॉडी। 1. लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का विस्तार। सेंट्रल और प्रोविंशियल दोनों लेवल्स पर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का साइज बढ़ाया गया। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को 16 से बढ़ाकर 60 मेंबर्स तक किया गया। लेकिन इन काउंसिल्स के पास अभी भी असली पावर नहीं थी, ये सिर्फ एडवाइस दे सकती थी। 2. इलेक्टेड मेंबर्स का प्रवर्तन।
इस एक्ट का एक इम्पॉर्टेंट फीचर था इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम का इंट्रोडक्शन। आप कुछ इंडियन मेंबर्स इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जा सकते थे। वोटिंग राइट्स सिर्फ एक छोटी और प्रिविलेज क्लास को दिए गए थे, फ्रैंचाइज लिमिटेड था। 3. मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स। सबसे कंट्रोवर्शियल फीचर था मुस्लिम सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम। मुस्लिम्स अपने रिप्रेजेंटेटिव्स अलग से इलेक्ट कर सकते थे। ये प्रोविजन इंडियन पॉलिटिक्स में कम्युनल डिवाइड को बढ़ावा देने के लिए क्रिटिसाइज किया गया। 4. इंडियन पार्टिसिपेशन का वृद्धि लेकिन पावर लिमिटेड। कुछ इंडियंस को इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर अपॉइंट किया गया, जैसे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल हुए। फिर भी काउंसिल्स के पास असली पावर नहीं थी, बजट डिस्कस कर सकते थे लेकिन वोट नहीं। कानून बनाने की अथॉरिटी ब्रिटिश के पास ही थी। 5. आलोचना और लिमिटेशंस। नेशनलिस्ट्स ने इन रिफॉर्म्स को सिंबॉलिक और बेकार बताया। सेपरेट इलेक्टोरेट्स को एक डिवाइड एंड रूल पॉलिसी माना गया। कांग्रेस और दूसरे पॉलिटिकल ग्रुप्स ने इन रिफॉर्म्स को रिजेक्ट किया क्योंकि ये असली स्वराज की डिमांड को पूरा नहीं करते थे। कंक्लूजन। मॉली मिंटो रिफॉर्म्स ने ब्रिटिश इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में एक पहला कदम रखा, लेकिन ये रिफॉर्म्स लिमिटेड दी और पॉलिटिकल डिवाइड को बढ़ाने वाले भी साबित हुए। इनके जरिए कुछ रिप्रेजेंटेशन जरूर मिला, लेकिन असली पावर ब्रिटिश के पास ही रही। आगे के रिफॉर्म्स की ग्राउंडवर्क यहीं से बनी, लेकिन तुरंत कुछ खास नहीं मिला। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 7. डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी का क्या रोल है। हमें इसके रिक्रूटमेंट, एडवाइजरी और डिसिप्लिनरी फंक्शंस को एक्सप्लेन करना है और ये भी बताना है कि ये भारत के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में कैसे कंट्रीब्यूट करता है। आंसर। इंट्रोडक्शन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो आर्टिकल 315 के अंडर बनाई गई है। ये देश की सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट एजेंसी है जो आईएएस, आईपीएस जैसे एग्जाम्स कंडक्ट करती है। यूपीएससी का काम मेरिट और ट्रांसपेरेंसी के बेसिस पर सरकारी सर्विसेज में लोगों का चुनाव करना है। यह सिविल सर्विसेज की एफिशिएंसी और इंटीग्रिटी बनाए रखने में मदद करता है। मेन बॉडी। 1. रिक्रूटमेंट फंक्शंस। यूपीएससी कम्पिटिटिव एग्जाम्स कंडक्ट करता है जैसे सिविल सर्विसेज, इंजीनियरिंग सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज ईटीसी। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स के लिए इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट भी होता है। सिलेक्शन मेरिट, एलिजिबिलिटी और रिजर्वेशन नॉर्म्स के हिसाब से होती है। यूपीएससी इंश्योर करता है कि अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले। 2. एडवाइजरी फंक्शंस। यूपीएससी प्रेसिडेंट और गवर्नर्स को रिक्रूटमेंट, प्रमोशन और डिसिप्लिनरी एक्शंस पर एडवाइस देता है। प्रमोशन या डेप्यूटेशन के लिए ऑफिसर्स की सूटेबिलिटी चेक करता है। सर्विस रूल्स बनाने या बदलने में भी यूपीएससी का इंपॉर्टेंट रोल होता है। 3. डिसिप्लिनरी और लीगल फंक्शंस। यूपीएससी को डिसिप्लिनरी मैटर्स जैसे सस्पेंशन, डिसमिसल में कंसल्ट किया जाता है। यह इंश्योर करता है कि पनिशमेंट लीगल और फेयर हो। यूपीएससी सरकारी कर्मचारियों के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है बाय फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस। 4. दूसरे इंपॉर्टेंट फंक्शंस। यूपीएससी हर साल अपनी एक एनुअल रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सबमिट करता है। यह रिक्रूटमेंट प्रोसेस में रिफॉर्म्स लाने और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने का काम भी करता है। कभी कभी डिपार्टमेंटल प्रमोशंस या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी करता है। अपने एग्जाम्स और सिस्टम को टाइम टू टाइम रिव्यू करके बेटर बनाता रहता है। कंक्लूजन। यूपीएससी भारत के डेमोक्रेसी और गवर्नेंस का एक इम्पॉर्टेंट पिलर है। इसका ट्रांसपेरेंट और फेयर सिलेक्शन सिस्टम इंश्योर करता है कि देश को केपेबल और ऑनेस्ट ऑफिसर्स मिले। यूपीएससी मेरिटोक्रेसी और एफिशिएंसी को प्रमोट करता है जो एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के लिए जरूरी है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 8. Explain the feature of bridging the Gulf approach as an emerging pattern of relationship between the Secretariat and the Directorate. Question explanation. इस question में हमें bridging the Gulf अप्रोच को समझाना है, जो सेक्रेटरीट और डायरेक्टरेट के बीच के गैप को कम करने के लिए एक नया ट्रेंड है। हमें बताना है कि ये अप्रोच किस तरह कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन को इंप्रूव करता है दोनों के बीच। आंसर। इंट्रोडक्शन। सेक्रेटरीट और डायरेक्टरेट दोनों ही स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं।
सेक्रेटेरिएट पॉलिसी बनाता है और डायरेक्टरेट उसको इम्प्लीमेंट करता है, लेकिन दोनों के बीच एक कम्युनिकेशन गैप या डिस्कनेक्ट रहता था। ब्रिजिंग द गल्फ अप्रोच इस गैप को कम करने की कोशिश करता है ताकि पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन के बीच बेटर कोऑर्डिनेशन हो सके। ये एक इमर्जिंग एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है। मेन बॉडी 1. सेक्रेटरीट और डायरेक्टरेट को समझना। सेक्रेटेरिएट ये मिनिस्टर्स और सीनियर आईएएस ऑफिसर्स का ग्रुप होता है जो पॉलिसी मेकिंग, प्लानिंग और बजटिंग करता है। डायरेक्टरेट ये लाइन डिपार्टमेंट्स होते हैं जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, ईटीसी, जो फील्ड में पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करते हैं। दोनों के रोल्स अलग हैं, लेकिन कम्युनिकेशन की कमी से काफी बार कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आती है। 2. चैलेंजेस जिनके वजह से गल्फ क्रिएट होता है। फंक्शनल डिस्कनेक्ट सेक्रेटेरिएट पॉलिसी बनाता है बिना ग्राउंड रियलिटी समझे, जिससे इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत होती है। हायरार्की इश्यूज रैंक और ईगो के कॉन्फ्लिक्ट्स भी टीम वर्क में रुकावट बनाते हैं। रोल कंफ्यूजन कभी कभी दोनों के रोल्स क्लियर नहीं होते, जिससे ड्यूप्लिकेशन या ब्लेम गेम होता है। कम्युनिकेशन गैप फील्ड लेवल से ऊपर तक सही इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचती, जिससे डिसीजन मेकिंग वीक हो जाता है। 3. ब्रिजिंग द गल्फ अप्रोच के फीचर्स। इंटीग्रेटेड प्लानिंग आप प्लानिंग फेज में है, डायरेक्टरेट के ऑफिसर्स को इंक्लूड किया जा रहा है। जॉइंट ट्रेनिंग दोनों विंग्स के ऑफिसर्स एक साथ ट्रेनिंग लेते हैं, जिससे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनती है। रोटेशन पॉलिसी सेक्रेटरीट और डायरेक्टरेट के ऑफिसर्स को एक दूसरे के डिपार्टमेंट्स में पोस्ट किया जाता है। टेक्नोलॉजी का यूज गवर्नेंस और डैशबोर्ड्स की मदद से डेटा रियल टाइम शेयर किया जाता है। फीडबैक सिस्टम रेगुलर जॉइंट मीटिंग्स और परफॉर्मेंस ऑडिट से फीडबैक लूप क्रिएट हो रहा है। 4. केस स्टडी स्टेट रिफॉर्म्स केरला में जॉइंट टास्क फोर्सेस बनाए गए हैं जिसमें सेक्रेटरीट और डायरेक्टरेट दोनों मिलकर काम करते हैं। तमिलनाडु के हेल्थ और एजुकेशन डिपार्टमेंट्स में डैशबोर्ड्स के थ्रू डेटा यूज होता है पॉलिसी बनाने में। कंक्लूजन ब्रिजिंग द गल्फ अप्रोच एक जरूरी स्टेप है जो सेक्रेटरीट और डायरेक्टरेट के बीच कोऑर्डिनेशन बढ़ता है। इससे एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी इंप्रूव होती है और पॉलिसीज ज्यादा प्रैक्टिकल बन जाती है। ये एक मॉडर्न और प्रोग्रेसिव मॉडल है जो गवर्नेंस को ज्यादा इंटीग्रेटेड बनाता है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।